हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करना बिटवीन टू कंट्रीज़ और मोर देन टू कंट्रीज़, या दो अलग अलग, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग देशों या दो से अधिक देशों के जो प्रशासनिक जो ढांचा है, वहाँ का कार्य करने की जो कार्यप्रणाली है, उसका अध्ययन करना, मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना, वही कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको हम समझते हैं। देखिए, ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मोर साइंटिफिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बात करता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसे बात करता है कि कुछ जनरलाइज कंसेप्ट हम डेवलप कर सकें, उसको साइंटिफिक बनाया जा सके। साइंटिफिक का मतलब ये है कि जैसे ऑक्सीजन है तो वो O2 उसका फॉर्मूला है, और वो किसी भी जगह पे आप चले जाइए, ऑक्सीजन वही रहेगा। यहीं पे बात ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरीके से कर रहा है। ये क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। एक देश की नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, प्रत्येक देश के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के प्रशासनिक जो ढांचा है, वहाँ के प्रशासन की जो कार्य पद्धति है, मेथड ऑफ वर्किंग है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, यही इसका अर्थ है समझने का। इसकी दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं जिस पे ये बल देता है, या हम कह सकते हैं दो तत्व हैं। एक तो है थ्योरी बिल्डिंग पे, मतलब नई थ्योरीज़ को विकसित करना, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, इनको सॉल्व करना। कैसे कैसे? क्योंकि जो नए विकासशील देश हैं, उनमें किस तरीके से जो प्रशासन है वो समाज को प्रभावित करता है और समाज की समस्याओं से प्रभावित होता है, और किस तरीके से वो जो समस्याएं हैं उनको वहाँ के पर्यावरण और वहाँ की संस्कृति के हिसाब से समाधान करने का कोशिश करता है। ठीक है। अब निकोलस हेनरी जो हैं, उन्होंने इन दोनों में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भेद बताया है। क्या? देखिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कल्चर बाउंड है, एथनोसेंट्रिक इसका शब्द है। एथनोसेंट्रिक मतलब एक कल्चर, सिर्फ एक उससे रिलेटेड है ना। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्रॉस कल्चरल है। क्रॉस कल्चरल मतलब एक देश की परिस्थिति, उसके अनुसार वहाँ का कल्चर कैसा होगा, दूसरे देश की परिस्थिति, अध्ययन जो किया गया है यहाँ पे वो इस तरीके से कि वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से, वहाँ के संस्कृति के हिसाब से मतलब जो लोक प्रशासन है वो किस तरीके से बदलता है। करेक्ट। उसके बाद आता है, ये प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बात की गई है कि वो जो रियल चीज़ें हैं, मतलब वो कैसे कार्य कर रहा है। और जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एक तरह से ये उटोपियन कंसेप्ट है। इसमें थ्योरी बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब रिटर्न चीज़ों पे ज़्यादा बल है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो है वो रियल अप्रोच है। रियल अप्रोच मतलब एक प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड है। करेक्ट। अब इसमें जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो ग्रो करने में सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो कैग का रहा है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। ये जो है 1960 में बना था, और ये बनाया था कमिटी ऑफ द, एज ए कमिटी बना था ये, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बनाया था। फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहे जाते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। इनकी थ्योरी जो है वो बहुत बढ़िया थ्योरी है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ जो वीडियोस आएंगे उनके अंदर। अब फ्रेड रिक्स जो है, इन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 4 पर्पस बताए हैं, 4 उद्देश्य बताए हैं। क्या हैं? जैसे टू लर्न द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम और क्लस्टर ऑफ सिस्टम, मतलब अलग अलग, जैसे कि हमारे देश का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरह से वर्क करता है। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास में भूटान एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर हम अपने पड़ोसियों को ही लें तो, है ना, श्रीलंका है, म्यांमार है, इनके पर्टिकुलर जो सिस्टम है हमारे देश का, वो किस तरीके से हमारे जो प्रशासन है उसको प्रभावित करता है। तो हमारे प्रशासन के कार्य करने के कुछ फीचर्स अलग होंगे, पाकिस्तान के अलग होंगे, भूटान के या फिर अन्य देशों के अलग होंगे। उनको समझना जो है वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। उसके बाद फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल डिफरेंसेस इन ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो ब्यूरोक्रेटिक जो बिहेवियर है वो अलग अलग हो जाता है जगहों के अनुसार, देश के अनुसार। करेक्ट। ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद तीसरी बात आती है, टू एग्जामिन द कॉजेज फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स इन पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सेटिंग। कुछ जो
देश के अंदर जहाँ पे प्रशासनिक जो तंत्र है वो कार्य कर रहा है, वो वहाँ पे सक्सेसफुल क्यों हुआ, और कुछ देश जहाँ पे उसी टाइप का कुछ प्रशासनिक कार्य चल रहा है, ढांचा चल रहा है, वो वहाँ पे फेल कैसे हुआ। जैसे कि भारत के अंदर, भारत और पाकिस्तान, मैं कई बार पाकिस्तान का एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि हमारा बहुत ही एक पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे संबंध, मतलब एनिमिटी ज़्यादा रही है, लेकिन हाँ पड़ोसी है तो हम उससे बच नहीं सकते हैं। तो देखिए हम लोग एक ही टाइम पे आज़ाद हुए, एक ही कॉलोनियल रूल हमारे पे था, पास्ट भी हमारा एक ही जैसा रहा है, एक ही टाइप की ब्यूरोक्रेसी थी जब हम आज़ाद हुए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक फेल कंट्री कहलाया और हम लोग जो है डेवलपमेंट की दौड़ पे आगे बढ़ रहे हैं। यही समझना जो काम है वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसके बाद आता है टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये तो बहुत सिंपल है कि किस तरीके से प्रशासन के अंदर सुधार किया जा सकता है, क्या रणनीति हो सकती है, स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, उनको समझना। ठीक है, अब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आगे कैसे बढ़ा, कैसे इसकी ग्रोथ हुई, इसको हम समझते हैं। 1960-70 के दशक में ये उदय हुआ था, ये सीन में आया था, और 70 के दशक के तक आते आते उसके बाद इसकी ज़्यादा मतलब एक तरह से डिक्लाइन माना जाता है इसको। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये जो अलग अलग टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ऐसा नहीं है कि एक देश के अंदर तो NPM चल रहा है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, एक में जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, ये जैसे कि मतलब ग्रोथ है, एक डिसिप्लिन की जो ग्रोथ होती है उसमें समय के अनुसार कुछ नए थिंकर्स जुड़ते हैं, वो कुछ नई सोच को लेके आते हैं। वो सोच जो होती है फिर वो जो उस समय का या उस देश का, उस काल का जो प्रशासनिक ढांचा होता है, सरकार होती है, वो उन थ्योरी से प्रभावित होकर वो अपने देश में उनको लागू करती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि मतलब ये कुछ तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कुछ डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट, कुछ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इस तरीके से सबके फीचर्स कुछ 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 जो होते हैं वो शासन के अंदर समय समय पे चलते रहते हैं। राइट, अब देखिए ये हुआ कैसे, ये ग्रोथ कैसे हुई इसकी। रिविजनिस्ट मूवमेंट इन CPA ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन विद ट्रेडिशनल अप्रोचेस। जो पारंपरिक जो लोक प्रशासन है उसकी जो ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस हैं उनको दोबारा से समझने के लिए जब लोग गए तो उसमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। रिविजन करना किसी भी चीज़ को होता है ना, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो उसको दोबारा रिविजन करना, सेम चीज़ यहाँ पे है। फिर डिससेटिस्फैक्शन विद ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, उसका कि कैसे, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस समय के जो डेवलप्ड कंट्री थे वहाँ पे था, उसको एज इट इज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में लागू नहीं किया जा सकता था, उसके वो परिणाम सामने नहीं आए, उसके वो मतलब एक तरह से सक्सेसफुल वो उतना नहीं हुआ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में था। तो कारण क्या थे ये भी समझने की एक जो कोशिश है वो CPA ने करी, और यही था उसके डिससेटिस्फैक्शन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, उसके बाद टू डेवलप यूनिवर्सली रेलिवेंट थ्योरेटिकल मॉडल्स, मतलब ये जो अलग अलग फीचर्स हैं जो हमने अलग अलग देशों के अध्ययन के बाद हमने समझे, इनको फिर थ्योरी के रूप में डेवलप करना, और डेवलप करने के बाद इनको यूनिवर्सली लागू करना, जनरलाइज करना, ये है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ से हमने बहुत सारी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स लिए हैं, लेकिन हमने एज इट इज़ नहीं उतारे हैं, उनको हमने अपने देश के अनुसार ढाला है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ फेडरलिज्म का, संघवाद। फेडरलिज्म जो है हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, लेकिन हमारा फेडरलिज्म जो है वो वहाँ का फेडरलिज्म नहीं है, वो यूनियन ऑफ अमेरिका आप कह सकते हो, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर यहाँ पर सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। राइट, हमने क्या किया, कनाडा से फिर हमने एक और चीज़ ले ली कि हमने अपने सेंटर को ज़्यादा पावरफुल कर दिया। ठीक है, तो फेडरलिज्म अमेरिका में भी है, हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों देश का अलग है। यही है एक तरीके से एग्जांपल कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसके बाद अमेरिकन जो स्कॉलर्स थे बहुत सारे, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर गए, वहाँ पे जाके जब इन्होंने देखा कि किस तरीके से वहाँ का प्रशासनिक ढांचा कार्य कर रहा है, उसमें क्या तब्दीली करी जा सकती है, ये भी एक इसका कारण है। इसके बाद है न्यूली इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जैसे कि हमारा देश भारत, उसमें बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने थे, सामाजिक विकास, इसके साथ में आर्थिक विकास, इसके साथ में पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का। इसके बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का काम आता है। ठीक है, इस वजह से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गया। जैसे कि जो पॉलिसीज़ 1950s के अंदर लागू की होगी सरकार ने, 70 के दशक आते आते या 60 के दशक आते आते उसके अंदर बदलाव किया गया। उस समय की ज़रूरत अलग थी, और 2023 में बिल्कुल एक अलग ज़रूरत है लोगों की। ठीक है, तो यही होता है
उसी के साथ में ब्यूरोक्रेसी चेंज होती है, समाज बदलता है, राइट। फिर साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल डेवलपमेंट, इनकी वजह से भी, जैसे कि अभी मैंने बताया, जो 1950 में बातें थी वो आज नहीं है, और पूरी दुनिया में ये चीज़ है। 1950 का अमेरिका, 1950 का जो रशिया है, या फिर 1950 का पाकिस्तान, उसमें और आज के में बहुत फ़र्क है। और यही चीज़ होती है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के में स्टडी करने की। इसी से ही जो प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, वो प्रभावित होते हैं। और फिर राइज ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच के अंदर मतलब एक जो व्यवहार की जो बातें करी गई, साइंटिफिक अप्रोच की बात की गई, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फॉर्म हुआ। इसके बाद देखिए ट्रेंड्स, इसमें होता क्या है, रिग्स ने कहा है कि ये जो कंसेप्ट है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें शिफ्ट हुआ। शिफ्ट कैसे हुआ? ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि वैल्यू, एक तरीके से वैल्यू प्रोन, यहाँ पे वैल्यूज़ पे ज़्यादा बल है। और जो ट्रेडिशनल जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एम्पिरिकल है, यहाँ पे साइंटिफिकनेस ज़्यादा आ जाती है। साइंटिफिकनेस ऐसे कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक देश का अध्ययन है ना, एक देश के अंदर किस तरीके से वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रही है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया दो देशों का, और दोनों देशों को कंपेयर करने के बाद उनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे उनको हमने जनरलाइज करने की कोशिश करी, कुछ हमने कॉमन फीचर्स निकाले, ठीक है, ये हो गया एम्पिरिकल, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक। आइडियोग्राफिक का मतलब है, आइडियोग्राफिक का मतलब है कि जैसे व्हाट इज़, जो चीज़ है हमारे सामने, और नोमोथेटिक का मतलब है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, राइट। इन्होंने ये चीज़ बताई कि हम ऐसे करें तो ऐसा हो जाएगा, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। और फिर नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, ठीक है। नॉन इकोलॉजिकल का मतलब है कि जैसे कि हमारा उस समय जब हमने हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने देखा कि हमारे उस समय जो ब्यूरोक्रेसी थी वो फॉर्म हुई थी कॉलोनियल रूल के अंदर, ब्रिटिशर्स ने उसको फॉर्म किया था, लेकिन वही हमारे यहाँ पे चलती रही, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो पर्यावरण ढांचा है, और इकोलॉजी का मतलब यहाँ सिर्फ पर्यावरण से मतलब ये फूल, पत्ते, पौधे, नदी, इससे नहीं होता है। पर्यावरण के अंदर हम भी आते हैं। पर्यावरण एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल बहुत सारे फीचर्स आते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे नॉन इकोलॉजिकल मतलब ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है लेकिन उसको समाज का नहीं पता है। बहुत हद तक आपने ये चीज़ आज भी देखी होगी, कई ऐसे मतलब जैसे सिस्टम में वर्क करते हैं उनको नहीं पता होता है कि असल में भारत का जो गाँव है वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, राइट। और इकोलॉजिकल का मतलब होता है जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो शिफ्ट हुआ इकोलॉजिकल, कि वहाँ की ज़रूरतों के अनुसार कार्य करना, करेक्ट है। लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में बोला जा रहा है बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, लेकिन हुआ क्या है, बाढ़ नहीं है, वो पानी तो अपना रास्ता बनाएगा ना। हमने क्या किया, हमने एनक्रोचमेंट कर लिया, हमने नदी का इनक्रोचमेंट कर दिया। नदी का इनक्रोचमेंट मतलब उसका जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ पे हमें पता है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो यहाँ से पानी निकल सकता है, वहाँ पे ढाबे बन गए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन गई, होटल्स बन गए, बहुत अलग अलग चीज़ें बन गई हैं, राइट। तो ये क्या हुआ है, ये हम लोग नेचर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। हमें वो चीज़ करनी चाहिए थी। ये एग्जाम्पल है किसका, नॉन इकोलॉजिकल का। अब देखिए आप, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है चीज़ें, है ना। हमें वो चीज़ें उस तरह से हमें समझना चाहिए कि ये जो चीज़ हुई है शासन ने करी है, ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है, और ये जो चीज़ हुई है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों ने किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इकोलॉजिकल की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करना चाहिए इकोलॉजिकल के हिसाब से। वहाँ के लोग अभी परेशान हैं तो ये भी तो इकोलॉजी अफेक्ट हुई ना। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपकी समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग जो रिग्स है उन्होंने कैसे इसको आगे समझाया है उसके बारे में समझेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।